हिंदी साहित्य के सभी साधकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, ये बहुत ही संक्षिप्त सा एक सत्र है, 5, 7, 10 मिनट का। उसको अवश्य हर विद्यार्थी को सुनना चाहिए। बात यह है कि 3 प्रश्न ऐसे हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं और एक प्रश्न व्याकरण से जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर क्या होगा, हम आइए जानते हैं। एक प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों में से असंगत कथन, ये 4 कथन दिए हुए थे, इसमें असंगत आपको चुनना था। प्रश्न यह था कि सिद्ध निवृत्ति मार्गी थे जबकि नाथ प्रवृत्ति मार्गी थे। मैं आरंभ में आपको बता देता हूं, यह बिल्कुल उल्टा किया गया था। हिंदी साहित्य की जो आदिकालीन साहित्य जो है उसमें जो 6 भाग हम उपभाग उसका करते हैं, जिसमें अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। उसमें जो सिद्ध और नाथ जो है, सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना के विरोध में ये नाथ जो पहले सिद्ध थे उन्होंने अपना एक नया पंथ चलाया था। लेकिन वस्तुतः ये जो सिद्ध जो थे ना, ये सिद्ध जो थे ये प्रवृत्ति मार्गी थे। सिद्ध जो थे ये क्या थे, प्रवृत्ति मार्गी थे। अर्थात ये संसार में प्रवृत्त होना चाहते थे, संसार की तरफ ये भागते थे। कारण ये था कि नारी को साधना का केंद्र बिंदु बनाया इन्होंने, महासुखवाद का प्रवर्तन इन्होंने किया और उस महासुखवाद की प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा कि यह संभव है प्रजोपायात्मिका रति से। प्रजा जो है वो स्त्री है और उपाय पुरुष है। स्त्री और पुरुष का मिलन से सहवास सुख, जिसको शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहा गया। तो ये निवृत्त तो कहीं नहीं थे। तो सिद्ध जो साहित्य है वो प्रवृत्ति मार्ग से जुड़ा हुआ था, जबकि नाथ साहित्य जो है वो निवृत्त मार्ग अर्थात वो निवृत्ति मार्गी था। क्योंकि यहां पर हिंदी साहित्य में पहली बार नारी निंदा का सबसे पहला उल्लेख हमें हिंदी साहित्य में जो है वो नाथ साहित्य में देखने को मिलता है। हां, ये बात सत्य है कि सिद्ध साहित्य से नारी लेखन का आरंभ, हिंदी में नारी लेखन का आरंभ जो है वो हम सिद्ध साहित्य से मानते हैं, क्योंकि 3 वहां पर सिद्ध योगिनियां थी, कनखलापा, मणिभद्रपा और लक्ष्मी करापा। तो यहां पर यह हमें ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात, सिद्ध तो प्रवृत्ति की बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि संसार रूपी विष को जो है वो उतारने के लिए संसार जो स्त्री रूपी विष का भोग आवश्यक है। राग ही राग जो है राग की औषधि है, विष ही विष की औषधि है। जबकि नाथ मार्गी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे थे कि वैराग्य से ही राग दूर होता है। वो कहते थे कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि बुझती नहीं है अपितु तो और प्रज्वलित होती है, वैसे ही नाथ ये कहते थे कि राग को दूर करना है तो हमें वैराग्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो ये बात बिल्कुल साफ है। कुछ विद्यार्थी जो संदेह में आ गए थे, ये प्रश्न पत्र ऑफलाइन परीक्षा में मैंने दिया था कि सर ये कैसे होगा, तो ये ऐसे होगा। फिर मित्रों, क्योंकि जो सिद्ध साहित्य जो था उसमें 2 तरह की चीजें थी, एक चर्यापद था और एक जो है दोहा कोश था। तो एक प्रकार का गीत है, ये आचार संहिता है चर्यापद, जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। ये बिल्कुल सही है। सिद्धों में रहस्यवाद की प्रधानता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि हिंदी में पहले रहस्यवादी कवि कौन है, तो वो सिद्धि है। प्रजोपायात्मिका रति है और अक्खड़पन की प्रवृत्ति मिलती है। उलटबासियों का प्रयोग है, संध्या भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, पंच मकार है, पंच बिड़ाल का प्रयोग इसमें है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में कर्म से साखी और शब्दी के रूप में रूपांतरित हो गया। बिल्कुल तीनों ठीक है, ये वाला इसका ऑप्शन होगा। मैं समझता हूं कि इसमें विद्यार्थियों को कहीं संदेह हुआ था, तो मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। एक प्रश्न में ऑप्शन गलत हो गया था और वो ये था, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है मित्रों, ये वस्तुते छंद, काव्यगत रूप, वक्तव्य वस्तु, कवि रूढ़ियों और परंपराओं की दृष्टि से यह साहित्य अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। जैन साहित्य के संबंध में ये मत किसका है, तो ये मत जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे चलकर के एक बात और कहते हैं कि यदि हम जैन साहित्य से इस जैन विशेषण को हटा दें तो ये जैनों की जो रचनाएं हैं वो योगियों से और तांत्रिकों से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं लगेगी। वही भाव है, वही भाषा शैली है और प्रस्तुतिकरण का तरीका भी वही है। तो ये जो कथन है, वस्तुते छंद, काव्यगत रूप, वक्तव्य वस्तु, कवि रूढ़ियों, परंपराओं की दृष्टि से साहित्य अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। क्योंकि जैन साहित्य जो था
ये उपदेशात्मक नीति प्रधान का साहित्य था और ये साहित्य जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक माना जाता है। ये साहित्य सुरक्षित रखा गया है। जैन साहित्य जो है उसकी एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने अपने ही धर्म को प्रचार प्रसार और बढ़ाव के लिए सांप्रदायिक साहित्य की श्रेणी में इसको हम गिनते हैं। और जैन कभी किसी राज्य आश्रम में नहीं रहते थे। तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है, बहुत ध्यान से आपको सुनना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह लिखते हैं कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। वो ये भी लिखते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल में कि दोहा अपभ्रंश का लाडला छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना है, बाद में गाथा बंद से प्राकृत रचना, अर्थात जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे दोहा बंद से अपभ्रंश रचना का बोध होने लगा। सारांश द्विवेदी जी ने गाथा को तो प्राकृत, गाथा या गहा को प्राकृत का छंद माना है, जबकि दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद माना है। एक प्रश्न यह था कि किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं। मित्रों इसमें ये दोनों नहीं, ये तो सही था, ये प्रश्न, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं थी। इसमें यह था साम्यता, सौंदर्यता, धैर्यता जो है ये सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो इसमें तो ये शायद ये गलती से लग गया। एक प्रश्न यह था कि यही सच है कहानी के आधार पर संजय का रोज का नियम क्या था। मित्रों आजादी के बाद की लिखी गई नई कहानियों में 1966 में प्रकाशित होती है डायरी शैली में लिखी गई मनु भंडारी की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें मध्यम वर्गीय जीवन के बदलावों का चित्रण किया गया है और पात्रों की मनस्थितियों का चित्रात्मक वर्णन इसमें मिलता है। इसमें दीपा, उसका प्रेमी और दीपा की सखी, ये तीन ही मुख्य पात्रों का रोल निभाते हैं। और इसमें यही पूछा था कि यही सच है कहानी के आधार पर संजय का रोज का नियम। तो रोज का नियम यह था कि दीपा को बाहों में भरकर वो चूम लेता था। और हर चौथे दिन का नियम जो था ना, हर चौथे दिन का जो नियम था वो रजनीगंधा का फूल ला करके वो उसको सजा देता था। बहुत सारे फूल लाता था और उसको वो सजा देता था। मैं समझता हूं एक प्रश्न जो है वो एक प्रश्न के माध्यम से मैंने 3 प्रश्न आपको क्लियर किए हैं। हिंदी साहित्य वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इन प्रश्नों को अवश्य ही देखे। और साथियों एक सूचना यह है कि 4 मई को जो ऑफलाइन जो परीक्षा है वो सभी केंद्रों पर सुव्यवस्थित होने वाली है। मैं आग्रह करता हूं कि जिन भी साथियों ने ऑफलाइन परीक्षा में रजिस्ट्रेशन कराया है वो आवश्यक रूप से 4 मई को उपस्थित हो। आप बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बहुत ही मौलिक प्रश्न पत्र जो है वो बनाया गया है। अपेक्षा करता हूं कि ये 5 प्रश्नों की जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला आपके लिए एक बिल्कुल संजीवनी की तरह काम करेगी और आपके कुल अंकों में 10 से 12% में इजाफा होना सुनिश्चित है। बिल्कुल आप हौसले के साथ जाइएगा। प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र याद रखें। प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो आपका 2 से 3:30 होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र पहले होगा 10 से जो है वो 1 बजे तक। इस बात को ध्यान रखें। अपने सेंटर पर 9:30 बजे आप लोग पहुंच जाएं। मेरी बहुत शुभकामनाएं।